तो क्लास हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था? मार्केट रिफॉर्म्स। बताओ। ठीक है, आप अगर देख पा रहे थे बोर्ड पे आपके सामने क्या लिखा है, चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन टू द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट एंड द ट्रेडिंग मेंबरशिप, पार्ट नंबर 3। और एग्जैक्टली उसके नीचे लिखा है कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, इसका नाम है मार्केट रिफॉर्म्स। और इनफैक्ट ये इस चैप्टर की आखिरी क्लास है, इसके बाद इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी बात रही इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो उसके ऊपर एक अलग से मैं आपको दूंगा क्लास, जिसके अंदर आप ये बात जान पाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस असल में बनते कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 के अंदर हम उन्हीं सारी बातों को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस जो क्लास के अंदर हमने बात करी थी। राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं, उसका नाम क्या है? डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को, आपका ध्यान तो है नहीं, यहां पे ध्यान दे रहे हैं? यहां पे डायरेक्ट मार्केट एक्सेस का मतलब होता है, देखो क्या लिखा है, डीएमए। ये अप्रैल 2008 के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इसको लॉन्च कर दिया था। इसका मतलब यह था कि सर हर पार्टिसिपेंट स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है अब डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। कहने का मतलब यह है कि देखो, जैसे मान लो कि मैं एक इंडिविजुअल हूं और मुझे किसी स्टॉक्स के अंदर अगर पैसा लगाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो यह बात आप भी जानती हो कि बिना स्टॉक ब्रोकर के मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब लेकिन मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि यार मेरा जो स्टॉक ब्रोकर है वो कितना सही काम कर रहा है? क्या पता कि मुझसे बिना पूछे वो कोई ऐसा भी मतलब डील कर दे जो मेरी जानकारी में नहीं है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, या ना के बराबर समझो, लेकिन फिर भी अगर मुझे ये चेक करना हो कि भाई किस हद तक की ट्रांसपेरेंसी है स्टॉक मार्केट्स के अंदर, तो अब मैं बिना स्टॉक ब्रोकर से पूछे अपने सिक्योरिटीज के बारे में जान सकता हूं। तो इसी का मतलब होता है कि सर अब हमको स्टॉक मार्केट्स के अंदर डायरेक्ट एक्सेस मिल चुका है, और उसी बेसिस पर इसका नाम रखा गया डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, दैट इज योर डीएमए। अब आपको बार बार अपने स्टॉक ब्रोकर्स को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप मैन्युअली अब कोई काम नहीं कर रहे हो, सारे के सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। आप अपने फोन के ऊपर चेक कर सकते हो सर कि आपके स्टॉक्स की क्या वैल्यू चल रही है ना, और आपकी डीलिंग सबसे अच्छी क्या रहेगी। क्लियर है? तो मतलब हर बात पे स्टॉक ब्रोकर से पूछना या उसको अपने ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व करना या चेक करना, वो सब अगर आप ना भी करोगे तो भी सर चलेगा, क्योंकि अब हर चीज ऑनलाइन है। आपको हर चीज के लिए अपने स्टॉक ब्रोकर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? और ये फैसिलिटीज सन 2008 के अंदर पूरे कंट्री में स्प्रेड हो गई थी, जिसकी वजह से सारे के सारे इन्वेस्टर्स को एक्सेस मिल गया स्टॉक मार्केट का, कि वो प्रॉपर्ली बिना किसी स्टॉक ब्रोकर के अपने जो स्टॉक्स के बारे में मालूम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? लॉन्च ऑफ सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम, ये अप्रैल 2008 के अंदर लॉन्च हुआ था। अब आपके मन में यह आएगा कि सर देखो, अगर मैं आपकी ना बुक्स की बात करता हूं तो बुक्स के अंदर लिखा तो है, लेकिन उतना क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि ये क्या होता है। और मैं बताऊं आपको एक चीज, ट्रूली स्पीकिंग ये सारे कॉन्सेप्ट हाई लेवल के हैं यार। ये जो लिखा है ना टर्म आपके सामने, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम, असल में ये एक तरह का मैकेनिज्म है जो सन 2008 में अप्रैल में लॉन्च हुआ था। बट असल में ये है क्या? आप अगर चेक करोगे आपकी बुक में कुछ भी क्लियर नहीं है, बस 1 या 2 लाइन के अंदर पूरा का पूरा फंडा उसने लिखा हुआ है। अब भैया आप जानो, आपका काम जाने कि किस हद तक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसके ऊपर, हालांकि इतना डेप्थ तक नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इसके बारे में अगर हमको डेप्थ तक जाना है तो भाई उसके लिए सीए सीएस जैसे बड़े बड़े कोर्स बने हैं, ये उसके अंदर होता है। आप सिंपल एक एग्जांपल लेके चलो, जैसे मान लो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर रिलायंस कंपनी के शेयर को लेकर किसी और को बेच दूं। अभी मैं आऊंगा अपने एग्जांपल के ऊपर कि मेरा यहां पे बोलने का मतलब क्या है। देखो, मैं शेयर परचेज करने की बात नहीं कर रहा कि मैं परचेज करके सेल करूं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर रिलायंस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू स्टॉक मार्केट्स पे गिर सकती है। बात समझ आई? तो मैंने क्या किया कि मैंने एक्स नाम के इंसान से बोला कि सर आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, तो मुझे कुछ टाइम के लिए बोरो करने हैं आपसे। क्या बोला? परचेज नहीं बोला, मुझे आपसे बोरो करने हैं।
वो मुझसे पूछेगा सर बोरो करके तुम क्या करोगे? मैंने कहा आपसे बोरो करके किसी और को बेचूंगा, आपसे बोरो करके किसी और को बेचूंगा। बात समझ आ रही है? अब आप ही बोलोगे सर जिस चीज के आप मालिक ही नहीं हो आप उसको बेच कैसे सकते हो? यही तो किया है सेबी ने। यही चीज तो हमको जाननी है कि असल में ये मामला क्या है। एक्स के पास जो रिलायंस कंपनी के शेयर रखे हैं वो फिलहाल उनको बेचने के मूड में नहीं है। यहां सुनना मेरी बात को, बेचने के मूड में नहीं है और वो शेयर उसके पास रखे हुए हैं खाली ऐसे ही। तो मैंने क्या बोला कि सर ना तो आप मुझे वो शेयर अपने सेल करने वाले हो और ना मैं आपसे वो शेयर को परचेज करने वाला हूं। मुझे तो सिर्फ आपके रिलायंस के शेयर कुछ टाइम के लिए बोरो करने हैं। ठीक है, मैंने उससे वो शेयर किए बोरो। मान लेते हैं कि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए चल रही है मार्केट के अंदर। 100 रुपए पे मैंने क्या किया, मैंने बोरो कर लिया। पेमेंट नहीं गई उसे कुछ भी, बस मैंने उससे शेयर बोरो कर लिए, 100 रुपए का एक शेयर, और मैंने किसी और को जाके बेचा। रिलायंस कंपनी के शेयर मैंने किसी को बेचे। कितना मिलेगा? जो आज उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है कितनी है? 100 रुपए। मुझे उस एक शेयर पे कितना मिला? 100 रुपया। मैंने उसको बेचा। अब जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था कि वो कंपनी का शेयर फ्यूचर में गिरेगा, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। वो 100 से गिर के 90 पे आ गया और मुझे ये बात मालूम हो गई कि उसका वैल्यू पहले से कम हो चुका है, 90 पे आ गया है। मैं उसी के पास गया, मैंने कहा सर अब मैं यही शेयर आपसे परचेज करना चाहता हूं। अब मुझे बताओ परचेज जब मैं करूंगा तो मैं उसे क्या पे करूंगा? 100 पे करूंगा या 90 पे करूंगा? आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 90 चल रही है। मैंने उसको 90 रुपए दिए सर, वो शेयर ले लिया और वापस उसको दे दिया जिससे मैंने उधार लिया था। मैंने कितना कमाया? 10 रुपए। सर 100 पे मैंने उसको सेल किया था और 90 पे मैंने उसको परचेज कर लिया, तो मैंने कितना कमाया? मैंने 100 कमाया। अब आप मुझसे यह बोलोगे कि सर वो तो सही है, इस पूरी लेन देन में उस बंदे को फायदा क्या हुआ जिसने आपको वो शेयर लेंड करे थे, उधार दिए थे? तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि भाई मैंने कब बोला कि पूरे 10 रुपए जो मैंने कमाए हैं वो मेरी जेब में जाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला। उसमें से कुछ पैसा फीस या इंटरेस्ट के तौर पे मैं उसको पे करूंगा सर जिसके मैंने शेयर बोरो करे थे। और इस पूरे मैकेनिज्म को नाम क्या दिया गया? सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग। उस व्यक्ति ने मुझे अपने शेयर लैंड करे हैं, मैंने उससे बोरो करे हैं, किसी और को बेचे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बात समझ आ गया नहीं आ गया? अब एक बात जो आपको यहां जाननी है जो आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है, सर क्या हर तरह की सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म के लिए सही होती है, बिल्कुल एलिजिबल होती है? तो जवाब है नहीं। सिर्फ वही सिक्योरिटीज या वही स्टॉक्स जो सर आपके ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में होते हैं, दैट्स इट। सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटी को आप लैंडिंग एंड बोरोइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी सिक्योरिटीज इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकती है। बात समझ आया? उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो आपको ढंग से क्लियर हुआ होगा। इतना डीपली आपकी बुक में दिया है क्या? है नहीं दिया ना? तो ये एक जो मैंने आपको दिया एग्जांपल, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखना। वीडियो भी उसका हो रहा है शूट, घर जाके देखना फिर से एक बार कि मैंने क्या बोला था, एग्जांपल मैंने क्या दिया था। ठीक है? और आप एक बात मेरी जान लेना बेटा, मैं जब भी क्लास के अंदर आओगे ना, मैं पहले आपका टेस्ट लूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपका ध्यान तो होता नहीं है यहां पे, है? हाँ, अभी यहां पर देख लो यार प्लीज। तो ये 2 पॉइंट्स के ऊपर हमने अभी अभी आपसे जो है मैंने आपसे बात करी और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हो। आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है? लॉन्च ऑफ द करेंसी फ्यूचर्स। इसको लॉन्च अगस्त 29 में किया गया था सन 2008 में एनएससी के द्वारा। अब ये है क्या, थोड़ा ये समझो क्या लिखा है। करेंसी फ्यूचर का मतलब क्या होता है? अगर आपने पहले वाली क्लास मेरी ली है तो मैंने उसमें जिक्र किया था, डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स में होते हैं, ऑप्शंस में होते हैं, फॉरवर्ड्स में होते हैं। ध्यान है? कुछ जिक्र किया था मैंने इसके ऊपर। तो जो करेंसी फ्यूचर है, इट्स अ काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव जिसका अंडरलाइंग एसेट क्या है? वो करेंसी है जिसकी आप बात कर रहे हो। इसको भी समझेंगे विद अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल, ज्यादा मैं डीप में जाऊंगा नहीं। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है मैं इसके बारे में, सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ध्यान सुनना मेरी बात को अभी। ठीक है, देखो
भाई जैसे मान लो कि मैंने अमेरिका से कोई सामान इंपोर्ट करा, क्या करा, अमेरिका से मैंने कोई सामान इंपोर्ट करा, तो ये बात तो तय है कि सर मैं उनको पेमेंट दूंगा, मैं उनको फ्यूचर में पेमेंट करने वाला हूं। और वो पेमेंट किस में रिसीव करेंगे? मैं कहां रहता हूं? इंडिया में। मेरे पास क्या है? इंडियन रुपीज, INR है। लेकिन वो मुझसे पेमेंट कौन सी करेंसी में रिसीव करने वाले हैं? USD में, क्योंकि मैंने सामान कहां से इंपोर्ट किया है? अमेरिका से। तो वो मुझसे पेमेंट भी अमेरिकन डॉलर्स में ही लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तो नहीं है, तो उसके लिए मैं किसको अप्रोच करने वाला हूं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये तो हम जानते ही है, क्लियर है। लेकिन जरा 2 मिनट के लिए सोचो, आज जब मैंने सामान इंपोर्ट किया है, आज $1 की वैल्यू चल रही है सपोज 80 रुपए। $1 इज इक्वल टू ₹80, हमने मान लिया। अब ये पेमेंट जो होनी है, ये 30 दिन के बाद होनी है ना? ये जो पेमेंट होनी है ये आफ्टर 30 डेज होनी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 30 दिन के बाद भी एक्सचेंज रेट वही रहेगा जो आज है? सामान तो आज आ गया, इंपोर्ट कर लिया मैंने, और आज $1 80 रुपीज के बराबर चल रहा है। और जब पेमेंट देने की बारी आएगी, अभी उसमें 30 दिन, अभी उसको 30 डेज है, क्या 30 दिन के बाद भी $1 80 रुपए के बराबर चलेगा? क्या पता कि बढ़ जाए, क्या पता कि कम हो जाए, और ज्यादा चांसेस है कि बढ़ेगा, क्योंकि USD ज्यादा बढ़ता है सर, कम नहीं होता। जानते हो ना ये चीज? अब ये बताओ कि मेरे ऊपर रिस्क है या नहीं? बिल्कुल रिस्क है मेरे ऊपर। भाई आज अगर पेमेंट दूंगा तो 80 रुपीज के हिसाब से मुझे उनको पे करना पड़ेगा। 30 दिन के बाद अगर मान लो यही एक्सचेंज रेट पहुंच गया 85 पे, 85 मतलब अब हर एक डॉलर को पे करने के लिए सर आपको 85 रुपीज पे करने पड़ेंगे। मतलब पहले से 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मुझे लॉस नहीं हुआ, चीज वही है, लेकिन अब पेमेंट ज्यादा जाएगी इंडियन रुपीज के अंदर। हमारी करेंसी की वैल्यू पहले से क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई है, कम हो गई है, हमको लॉस है। अब इस लॉस से अपने आप को मुझे बचाना है, उसे बोलते हैं हेज करना, हेजिंग फंक्शन कहते हैं। तो सिक्योरिटी मार्केट यही ऐसा काम भी करता है। तो वो ये कहता है कि सर आप एक काम करो, करेंसी फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर लो, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लो अपने बैंकर के साथ में, और अपने बैंकर को ये बोलो कि सर आज मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट तय कर रहा हूं कि मैं अब से 30 दिन के बाद आपसे $US परचेज करूंगा, लेकिन एक्सचेंज रेट वही रहेगा जो आज है। 30 दिन के बाद एक्सचेंज रेट क्या होगा मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपसे 30 दिन के बाद क्या लूंगा? USD लूंगा, और वो 80 रुपीज पे लूंगा। अब चाहे बढ़े या घटे। और सुनो, मैंने पहले भी आपसे कहा था, फ्यूचर्स हमेशा ऑब्लिगेशन होता है, दोनों पार्टियों को मानना पड़ता है। फिर चाहे बैंक को नुकसान हो या आपको नुकसान हो, मतलब नहीं है। थर्ड पार्टी को नुकसान हो, हमको मतलब ही नहीं है। तो फ्यूचर में एंटर होने से पहले, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। बात समझ आया? और ये सर छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता, ये बड़े बड़े जो होते हैं डीलर्स, इन्वेस्टर्स, ये बेसिकली उनके लिए बना हुआ है। ऑप्शंस के अंदर क्या था? ऑप्शंस जो होते हैं आपके डेरिवेटिव्स, उसमें क्या होता है सर? उसमें तो एक ऑप्शन रहता है ना, हमारे पास एक राइट होता है कि हम ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और द ऑफर कैन ऑल्सो बी रिजेक्टेड ऑन दैट डेट। बात समझ आया? तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया। ये कब लॉन्च हुआ था बताना एक बार, क्या लिखा है? अगस्त 29, 2008 में ये लॉन्च हो गया था NSE के द्वारा। ठीक है, देखो आपकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है, इसमें एक करेंसी, इसमें नाम लिखे हैं कि कौन कौन सी करेंसीज के अंदर आपकी डीलिंग होती थी पहले। USD INR पेयर तय किया गया, मतलब USD और INR का पेयर तय किया गया कि इसके अंदर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकते हैं। सेकंड क्या लिखा है? पहली बात तो यही हुआ था, ट्रेडिंग इन अदर करेंसीज पेयर्स लाइक, इसमें आपका यूरो एंड इंडियन रुपीज हुआ, पाउंड स्टर्लिंग INR, और फिर जापानीज येन 2010 के अंदर लॉन्च हुआ था। मतलब इन सब के अंदर आप फ्यूचर जो आपका ट्रेडिंग कर सकते हो। बात समझ में आया? कुछ पूछना है? अभी आगे बढ़े, जरा पढ़ने का लिखा है ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आपकी बुक में कितना लिखा है इसके बारे में, मैं बात करता हूं आपसे। इसमें लिखता है कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट इज अ मेजर प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म
It enables the investors to apply for the IPO, FPO and rights issue without making a payment. Instead, the amount is blocked in the investor's own account and only an amount proportionate to the shares allotted goes out when the allotment is finalized. अब बिल्कुल ठीक बताना कि ये पढ़ने के बाद आपको क्या क्लियर हुआ? नहीं होगा सर क्लियर। एग्जाम्पल जब तक ना दिया जाए तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और इसलिए मैं करता हूं कोशिश कि मैं हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ ही बताऊं। तो बात करें इसके बारे में, जरा एक बार फिर से नाम पढ़ो क्या लिखा है। आप यहां देखो ध्यान से, बात क्या हो रही है, जरा पढ़ना क्या लिखा है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। व्हाट इज एप्लीकेशन? ध्यान सुनना मेरी बात को। जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक को शेयर ऑफर करती है कि आओ और हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। याद करो प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ध्यान आया कुछ? कंपनी आईपीओ लेके आती है, कौन सी लेके आती है बताना? पब्लिक कंपनी लेके आती है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो जब कंपनी क्या लेकर आती है? अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है सर, तो लोग उनकी कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसका पूरा कैसा काम करता है स्टेप बाय स्टेप। लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कि यस हम आपकी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। बात समझ आ रही है? एप्लीकेशन। और उस एप्लीकेशन के साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट या चेक भेजना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। याद करो कंपनी अकाउंट्स के अंदर है, आता ना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नहीं होता? उसकी एंट्री पास करते हो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वो क्या है सर? वो पैसा है जो इन्वेस्टर ने एप्लीकेशन को भर के भेजा है आपको, ताकि वो ये आपको शो कर सके कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है, वो सीरियस है, मजाक नहीं कर रहा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब मैं आपसे बात पूछता हूं, अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स का ऑफर निकाला, क्या कभी कभी इसके भी चांस होते हैं कि सर एप्लीकेशन 1 लाख शेयर से भी ज्यादा आ जाए? ध्यान आया कुछ? एक नाम लूंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। याद करो था सर, कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर करे थे, लेकिन एप्लीकेशंस 1 लाख शेयर से भी ज्यादा की आ गई, 1,10,000 की आ गई। बाकी के 10,000 क्या सर क्या करें उनका? सर उनका पैसा रिफंड कर देते हैं, मान लेते हैं, समझे? पैसा रिफंड कर देते हैं। आप मुझे बताओ वो पैसा रिफंड करने में कितना टाइम लगता होगा? एक आइडिया लगा दो, हफ्ता? अच्छा और बताओ, 2 दिन? देखो सर 30 to 35 डेज या कभी कभी 40 डेज, इतना समय लगता था पहले। जिनको आपने शेयर अलॉट ही नहीं करे उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा ना आपको, तो सर रिफंड होगा 30 से 40 दिन के बाद। इसका मतलब जानते हो क्या है? जिसने इन्वेस्ट करा है ना सर, वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने से डरेगा। डरेगा क्यों? पहली चीज, एक तो आपने उसको शेयर नहीं दिए, और दूसरा 30 से 40 दिन के लिए उसका पैसा ब्लॉक कर दिया आपने। वो किसी और काम में उन पैसों को लगा नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप उसको पैसा रिफंड नहीं करोगे वो उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? तो अब इस चीज को समझा सेबी ने। सेबी ने कहा यार अगर ये चीज लगातार चलती रहेगी ना, तो लोग तो फिर स्टॉक मार्केट्स पे और आपका सिक्योरिटी मार्केट्स के ऊपर ना पैसा लगाने से डरेंगे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गिनती उस कैटेगरी में हो जाए जिसको कंपनी शेयर ना दे, और ऊपर से उसका पैसा भी रिफंड हो रहा है भैया 1 महीने के बाद। तो इस चीज से हम कैसे बचाएं अपने इन्वेस्टर्स को? तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला। तोड़ ये निकला कि अब कोई भी इन्वेस्टर जो होगा ना, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं देगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म दो कंपनी को, कोई डिमांड ड्राफ्ट या चेक नहीं दोगे। आप एक एप्लीकेशन के तौर पे अपने बैंक को जाके इन्फॉर्म करोगे, अपने बैंक को इन्फॉर्म करोगे कि मैंने इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया है, और अगर मुझे अलॉटमेंट कंपनी देती है, अगर मुझे शेयर देती है, तो कंपनी मुझसे 10,000 रुपए लेगी। मान लेते हैं 10,000 रुपए लेगी। तो पता है अब आपका बैंक क्या करेगा? जैसे मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में रखे 30,000 रुपए, तो आपका बैंक अब आपने जैसे ये बात बोली अपने बैंक को, तुरंत बैंक उसमें से 10,000 रुपया आपका ब्लॉक कर देगा, आप ही के अकाउंट में ब्लॉक कर देगा। मतलब अब आपके अकाउंट के अंदर जो वो बैलेंस को शो करेगा वो 30 नहीं 20,000 शो होगा। मतलब उस 10,000 रुपीज को अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना उसको आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हो, वो ब्लॉक हो गया है।
अब ध्यान सुनना पूरी कहानी। जैसे ही कंपनी आपको अलॉटमेंट देगी, तुरंत आपके अकाउंट से वो 10,000 रुपए डेबिट हो जाएंगे और कंपनी के खाते के अंदर पहुंच जाएंगे। चलो ये तो अच्छा हो गया। फिर मान लेते हैं कि कंपनी ने इस बार भी आपको शेयर नहीं दिए, आपको शेयर नहीं दिए। अब आपका बैंक क्या करेगा? सर जैसे ही कंपनी से आएगा इंटीमेशन कि आपको शेयर नहीं दिए गए, तुरंत आपका बैंक उन्हीं पैसों को अनब्लॉक कर देगा जो उसने ब्लॉक करे थे। मतलब फिर से आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस 30,000 रुपए आपको दिखाई देने लग जाएगा। अब तुम ये बोलोगे सर बात तो लेकिन वही हुई, सेम टू सेम। यहां पर भी तो पैसा करीबन 30 से 35 दिन तक ब्लॉक रहा, हम कहां पे इस्तेमाल कर पाए उसको? नहीं, यही तो गेम है। अब सेबी ने इसमें क्या बोला कि भाई ऐसा है, अगर 30 से 40 दिन तक वो पैसा अकाउंट में ब्लॉक रहता है ना, तो बैंक उन पैसों पर भी आपको इंटरेस्ट देगा। ये है खेल सारा। अब इससे क्या हुआ? इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्या हो गया? बढ़ गया स्टॉक मार्केट्स पे। और अब क्या नाम है आपका, जब भी कोई कंपनी अपना ऑफर लेकर आएगी तो हम पैसा लगाएंगे कंपनी के ऊपर, क्योंकि अब उनको डर नहीं है कि कंपनी ने अगर हमको शेयर नहीं दिए तो इतने टाइम तक हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, हम तो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, ब्लॉक रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तब तक बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देगा सर, आपको ब्याज मिलेगा। ये था एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आपका अमाउंट ही ब्लॉक कर देगा क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू आपका अकाउंट क्या है? सपोर्टेड है। बात समझ आया नहीं आया? ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं सेकंड लास्ट पे, लॉन्च ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। इसको जो था आपका सिक्योरिटी मार्केट में लॉन्च किया गया था 31 अगस्त 2009 में एनएससी के द्वारा। अब फिर से बात वही घूम के आती है सर, एग्जांपल दे दो। चलो मैं एक बार चाहूंगा कि मैं आपकी बुक में दिखा दूं एक बार लिखा क्या है इस बारे में। क्या हो गया, हंसी आ रही है? ऑन अगस्त 31, 2009 फ्यूचर्स ऑन द इंटरेस्ट रेट वाज लॉन्च्ड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। खत्म, एक लाइन के अंदर खत्म है मामला। क्या समझे? होता क्या ये बताओ पहले। चलो जरा पढ़ने क्या लिखा है? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब आ गया अगेन डेरिवेटिव। फ्यूचर मींस अगेन ऑब्लिगेशन, नॉट ऑप्शन, अगेन ऑब्लिगेशन। देखो इंटरेस्ट की बात हो रही है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? सर इसमें जो अंडरलाइंग एसेट था दैट वाज द करेंसी, इसमें जो अंडरलाइंग एसेट होगा वो होगा आपका बॉन्ड। इस पूरे के अंदर हम बॉन्ड की बात करेंगे सर। इंटरेस्ट किस पे आता है? बॉन्ड पे आता है सर। हालांकि बैंक लोन पर भी आता है, डिबेंचर पर भी आता है, लेकिन मैं अपने एग्जांपल में आपको बॉन्ड ही बताऊंगा। समझ आ गया? क्योंकि जब तक हम बॉन्ड से इस चीज को नहीं समझेंगे हमको ढंग से क्लियर नहीं हो पाएगा कि मतलब क्या कहने का। सर क्या लिखा है? लॉन्च ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। थोड़ा ध्यान देना। आपने कभी नाम सुना है बॉन्ड का? एक नाम लूंगा मैं आपके सामने, जीरो कूपन बॉन्ड। बीएसटी के अंदर है 12th में। चैप्टर का नाम क्या बताना? फाइनेंशियल मार्केट्स, है ना? उसमें एक टॉपिक का नाम, एक आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट आता है, इसका नाम क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? व्हाट इज जीरो कूपन? कूपन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। जीरो मींस जीरो इंटरेस्ट। सर एक ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट मेंशन नहीं होगा। तो सर ऐसे टूल में या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाने का फायदा क्या है जिसपे कोई हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? पूरी बात, पूरी की पूरी बात तो सुन लो मेरी। बात क्या है सर? इट इज ऑलवेज इशूड एट अ डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। ये क्या बोला मैंने? सर जब भी इशू होगा ना, डिस्काउंट पे इशू होगा, लेकिन जब भी वापस किया जाएगा तो अपनी फेस वैल्यू पर ही वापस किया जाएगा। एग्जांपल देता हूं, 100 रुपए का आपके पास एक जीरो कूपन बॉन्ड है। कितने रुपए का है? 100 रुपए का। ठीक है, आपने किसी और को बेच दिया, बेचा, आपने उसको बेचा सर 95 रुपीज पे। ध्यान रखना, 95 रुपीज पे आपने बेचा। कहने का मतलब यह है कि आपने किसी को लोन दिया सर 100 रुपए का नहीं, लेकिन 95 का। और जब वो आपको पूरा पैसा रिफंड करेगा ना, तो 95 नहीं करेगा, 100 करेगा। मतलब क्या है कि 5 रुपए का इस पे क्या हो गया? आपको क्या हो गया? फायदा हो गया। यही 5 रुपए आपका इंटरेस्ट है, आपकी रिटर्न है ऑन योर इन्वेस्टमेंट, और इसी का नाम होता है जीरो कूपन बॉन्ड।
बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब थोड़ा ध्यान सुनना मेरी बात को, देखो ध्यान सुनना। सर आपका एक बॉन्ड 100 रुपए का था, आपने मार्केट में बेचा कितने में? 95 रुपीज में। वापस कितने का होगा? पूरा 100 रुपया। आपने कितना कमाया? 5 रुपीज मान लेते हैं। लेकिन आपने आपने थोड़ा सा मार्केट में रह के इंतजार किया, वेट किया, अब इसका वैल्यू और कम हो गया। कितना हो गया? 92। अब 92 पे जाके आपने इसको मार्केट से परचेज कर लिया। बात समझे क्या हुआ? सर पहले तो आपको बेनिफिट हुआ था 5 रुपए का, लेकिन अब तुम्हें बेनिफिट होगा पूरे 8 रुपए का। ध्यान सुनना इस बात को। और इसी का नाम क्या होता है? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। क्लियर हुआ? यही फंडा है इसके पीछे का, और कुछ भी नहीं। लास्ट, इश्यू ऑफ द कैपिटल एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट ICDR रेगुलेशंस 2009। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही छोटा है। इसमें सिंपल सी ये बात लिखी है कि सर अब हर कंपनी को, जब भी कंपनी अपना IPO लेकर आएगी या पब्लिक इशू लेकर आएगी, तो सर उसे हर बार डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा कि वो किस तरह का ऑफर लेके आ रही है और कैसे कैसे अपने शेयर पब्लिक को सेल करने वाली है, किस रेट पर है। मतलब हर चीज ट्रांसपेरेंसी। अब कौन चेक करने वाला है सर? NSE चेक करेगा इसको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चेक करेगा। दैट इज योर, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहता है कि इन अगस्त 2009 द SEBI इशूड इशू ऑफ द कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2009 रिप्लेसिंग द डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन DIP गाइडलाइंस 2000। पहले इसकी जो पहले आपका एक्ट था उसका नाम क्या था? DIP। तो उसको इसने जो है इसमें आपका रिप्लेस कर दिया गया। ICDR रेगुलेशन 2009 वुड गवर्न ऑल द डिस्क्लोजर्स नॉर्म्स रिगार्डिंग द इशू ऑफ द सिक्योरिटीज। इसके अंदर कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि वो सारी की सारी बातें SEBI के सामने डिस्क्लोज करे कि वो किस तरह का ऑफर लेके आ रही है और डीलिंग पब्लिक के साथ कैसे कैसे की जाएगी। और यहाँ पे चैप्टर होता है आपका ओवर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम होगा ट्रेडिंग मेंबरशिप। स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय।